तो आज हम जनरल फार्मेकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। जनरल फार्मेकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जनरल फार्मेकोलॉजी में अपन ने क्या बनाई है, सुंदर सी ड्रग्स। और वो ड्रग्स है वो क्या करती हैं? वो ट्रीटमेंट करती हैं, डिजीज को ठीक करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं। क्या ये दो ही काम करती हैं? ओसीपी आपने नाम तो सुना ही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो किस में काम में लेते हैं? प्रेगनेंसी रोकने के लिए काम में लेते हैं। वो कोई डिजीज नहीं है, प्रेगनेंसी रोकना कोई डिजीज नहीं है। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज करने के लिए ओसीपी। तो ड्रग्स इज मॉडिफाइड और एक्सप्लोरेशन द फिजियोलॉजिकल्स और फंक्शन और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, ये देखना है आपने को। फिर अपन इसमें पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। दो चीज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स होती है, उसमें तो क्या होता है, बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया, वो देखते हैं। और फार्मेकोडायनेमिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी फार्मेकोलॉजी में फार्मेकोडायनेमिक्स काम में आएगी। तो ड्रग्स ऑन द बॉडी, यानी कि ड्रग्स ने बॉडी के साथ क्या किया, वो अपन किस में पढ़ते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ेंगे? फार्मेकोडायनेमिक्स में। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स है, उसमें अपने को क्या पढ़ना है कि किसने फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ा था कि बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया। तो बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया है, बॉडी में ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है, कैसे एक्सक्रीट होती है। तो ADME स्टडी करेंगे अपन फार्मेकोकाइनेटिक्स में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन। उससे पहले अपन पढ़ेंगे रूट, दवाई कैसे देते हैं। तो एक तो होता है लोकल और एक होता है सिस्टेमिक। तो जो लोकल होता है वो तो क्या होती है, जैसे कि स्किन पे अपने लगी तो अपने टूप लगा ली, तो वो क्या लोकल रूट है। आई ड्रॉप डाल ली आँख में, तो वो क्या लोकल रूट है। कान में आई ड्रॉप डाल ली, वो क्या है, लोकल रूट है। और सिस्टेमिक है, वो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एंट्रल होते हैं और पेरेंट्रल होते हैं। एंट्रल होते हैं वो क्या होते हैं, ओरली ले रहे हो या रेक्टली, यानी कि ऊपर से ले रहे हो या नीचे से, तो दोनों तरफ से लेते हैं, वो क्या है, एंट्रल है। पेरेंट्रल है, वो क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक तो इंजेक्शन वाली होती है और एक नॉन इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन में कौन कौन से होते हैं? इंट्राडर्मल, आईवी और सबक्यूटेनियस। और नॉन इंजेक्शन में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सबलिंगुअल है, ट्रांसडर्मल पेच है, स्किन पे लगा दिया पेच, सीधा डायरेक्ट किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। सबलिंगुअल जैसे कि आपने जीभ के नीचे कोई दवाई रख ली, वो अब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई। तो और नेजल, जैसे कि आप नाक में कोई ड्रॉप डाली, स्प्रे किया, तो वो भी क्या है, नॉन इंजेक्शन है। डायरेक्टली कहाँ से, यहाँ से नाक से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है। इनहेलेशन आपने देखा होगा, अस्थमा वाले साल्ब्यूटामोल का पंप जो लेते हैं, वो क्या होती है, इनहेलेशन, नॉन इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन वाले सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और आईवी, ये होते हैं अपने रूट्स। ठीक है, रूट्स के बाद में एब्जॉर्प्शन आ ही गया है। आखिरकार क्या आ गया है, एब्जॉर्प्शन आ गया है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? देखो साहब, ये अपना क्या है, सुंदर सा प्यारा सा स्टोमक है अपना। स्टोमक से दवाई है वो कहाँ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और उसको ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई भी एसिडिक दवाई ली और वो दवाई यहाँ आई, और स्टोमक का मीडियम भी क्या है, एसिडिक है, और दवाई भी क्या है, एसिडिक है, तो क्या नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं। इससे पहले एक बात और बता देता हूँ कि जो, जैसे कि मान लीजिए जल है, ये किस में टूटता है, H+ में टूटेगा, प्लस किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में। तो ये दो किस में टूट गया, आयन में टूट गया। ठीक है, ऐसे ये जो है, ये तो पूरा क्या है, है,
तो ये तो नहीं टूटा है, ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल है। जो टूट जाती है वो क्या हो जाती है, वाटर सोल्यूबल हो जाती है। जो आयंस में टूट जाती है वो क्या हो जाती है, वाटर सोल्यूबल होती है। और जो नहीं टूटती है वो क्या होती है, नॉन आयनाइज यानी लिपिड सोल्यूबल होती है। और लिपिड सोल्यूबल ही ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, क्या करेगी, मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल ही मेम्ब्रेन क्लोज करेगी, वाटर सोल्यूबल नहीं करेगी। अब्जॉर्ब होने के लिए सबसे पहले दवाई को क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पेशेंट ने बेसिक ड्रग्स ली है तो उसका मीडियम भी क्या होना चाहिए, बेसिक मीडियम, सेम मीडियम होंगी तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो टूटेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं तो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन है ड्रग्स का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि लंबे टाइम तक वहाँ पे पड़ी रहती है और उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यानी कि जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, उनका इंटेस्टाइन में होता है। वैसे तो एसिडिक ड्रग्स होती हैं उनका भी इंटेस्टाइन में ही ज़्यादा होता है स्टोमक की बजाय, क्योंकि स्टोमक में तो दवाई की मैक्सिमम कितनी देर तक रह सकती है, आधी घंटे तक रह सकती है। आधी घंटे के बाद में स्टोमक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो ड्रग्स नीचे चली जाएगी। तो फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये बात अपन ने कर ली एब्जॉर्प्शन के बारे में। ये जो जल टूट रहा था, अच्छा OH भी टूटता है, ये बता दिया। आयोनाइज हो गया, ये नॉन आयोनाइज है, तो ये लिपिड सोल्यूबल है। ये जो आयन में टूट गया वो वाटर सोल्यूबल है। सेम ड्रग्स का मीडियम और ड्रग्स और मीडियम दोनों सेम होने चाहिए तो क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल होगी और मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएगी क्योंकि वो टूटेगी नहीं। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट दवाई, दोनों मीडियम डिफरेंट होंगे तो वो टूट जाएगी, यानी कि वो आयनाइज हो जाएगी, वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, इसलिए अब्जॉर्ब नहीं होगी। नेचुरल ऑफ द ड्रग ऑफ एसिडिक यानी कि पीके होता है, पीके सिंपल भाषा में बताऊं, वो पीएच जिस पे दवाई क्या होती है 50% तो आयनाइज होती है और 50% नॉन आयनाइज होती है, ठीक है। तो कोई भी पीएच ले सकते हो, उस पे अगर वो ड्रग्स है वो क्या होती है, आयोनाइज या नॉन आयोनाइज होती है। तो 50-50% होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी पीएच ली, यहाँ पे 6.1 ले ली, तो ये एसिडिक पीएच है, इस पे दवाई 50% तो क्या है, आयोनाइज है, 50% है वो क्या है, नॉन आयोनाइज है। अगर ये पीएच कितनी हो जाए, 5.1 हो जाए तो क्या होगा, 5.1 हो जाएगी तो इसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से 7 तक होती है वो एसिडिक होती हैं, 7 से 14 होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। तो 7 है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो दवाई है वो क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक होगी तो लिपिड सोल्यूबिलिटी है वो उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, वाटर सोल्यूबल कम होगी, यानी कि वो टूटेगी नहीं। तो लिपिड सोल्यूबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 90%, और वाटर सोल्यूबल है वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ऐसे अगर 6.1 से 7.1 होगी तो इसमें लिपिड सोल्यूबल है वो 10% हो जाएगी और वाटर सोल्यूबल है वो 90% हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे पीछे बढ़ा सकते हो, उसमें देख सकते हो। ये था अपना पीकेए। पीकेए वो पीएच है जिस पे दवाई 50% आयोनाइज है, 50% नॉन आयोनाइज है, उसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, पीके। ये क्या हुआ, खाली कैसे हुई, ये खाली है। अब जैसे दो एग्जाम्पल हैं एस्प्रिन और मॉर्फिन का। एस्प्रिन है वो तो क्या है, एसिडिक है, मॉर्फिन है वो क्या है, बेसिक है। अगर एस्प्रिन का कोई, अगर आप एस्प्रिन देते हो तो वो किस में, स्टोमक में उसके ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होता है। यानी कि जो दवाई जितना मतलब कि 100% एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमक में नहीं होगा। अगर आप 100 मॉलिक्यूल देते हो, 100 mg देते हो एस्प्रिन, तो उसके 10 mg एब्जॉर्प्शन होगी। 90% mg है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी,
ठीक है, कहाँ पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो जो होगा ये क्या होना चाहिए? मीडियम सेम होना चाहिए। तो मीडियम सेम होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि लिपिड सोल्यूबल होंगी। तो क्या होगा? अगर मीडियम चेंज होगा तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब देखते हैं अपन बायो एबिलिटी। क्या देखते हैं? बायो एबिलिटी। बायो एबिलिटी है वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमक है, स्टोमक से ड्रग्स है वो कहाँ जाएगी? पोर्टल में। पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन है वो कहाँ ले जाती है? लीवर में। लीवर में लेके जाएगी ना, तो कोई भी दवाई आएगी वो पोर्टल में जाएगी। पोर्टल से किस में आएगी? लीवर में आएगी। लीवर उसमें क्या करेगा? अपना टैक्स काटेगा, फिर किस में आएगी? वो सर्कुलेशन में आएगी। मान लीजिए आपने 100 mg दवाई दी, लीवर में आई 100 mg, लीवर ने अपना टैक्स काट लिया 50%, 50 mg लीवर खा गया, बची कितनी? 50, वो किस में आई? ब्लड में। तो इसकी बायोएबिलिटी कितनी है? 50 mg। ठीक है, तो ये जो खा गया है इसको क्या कहते हैं? फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, जो दवाई ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी उसका बायोएबिलिटी है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। बायोएबिलिटी है उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जो डायरेक्टली अपन अगर सिस्टम में डाल दें लीवर वीवर में, फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं, लीवर में जाए नहीं दवाई, आईवी आईवी देंगे तो उसकी क्या होगी? 100% बायोएबिलिटी होगी। क्या होगी? 100% बायोएबिलिटी होगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था एफएमजी में। तो 100% बायोएबिलिटी कौन से रूट से होती है? आईवी रूट से होती है। अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायोएबिलिटी कम होगी। अगर फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा किसी ड्रग्स का, यानी कि टैक्स ज़्यादा कटेगा, तो उसकी बायोएबिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी। और जिसका फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा, उसकी बायोएबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी क्या? बायोएबिलिटी। अब जैसे कि अपने पास है नाइट्रोग्लिसरीन है, लिग्नोकेन है, प्रोपिनोलोल है। तो लिग्नोकेन एंटीएरिथमिक ड्रग्स है, प्रोपिनोलोल है वो बीटा ब्लॉकर से है। और ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन है ये अपन किस में देते हैं? एक्यूट एमआई में देते हैं, जिससे पेशेंट का क्या हो जाए? पैन में दर्द है उससे राहत मिल जाए। तो जो जीटीएन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। जो जीटीसी है उसको अपन सबलिंगुअल रूट से देते हैं, यानी कि टंग के नीचे दबा देते हैं गोली को, और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली किस में चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। तो उसका फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इसकी बायोएबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये इमरजेंसी में अपन यूज कर सकते हैं। टर्मिनेशन, टर्मिनेट यानी कि टर्मिनेट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दवाई है वो चूस रहा है आदमी, जीभ के नीचे दबा दी है, चल रही है, और उसमें मान लीजिए अब दर्द क्या हो गया? ठीक हो गया कुछ देर बाद में, तो उस दवाई को वो बाहर थूक सकता है या अंदर गीट सकता है, अंदर इंजेक्ट कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेट बोलते हैं। अगर अपन आईवी देंगे तो ये टर्मिनेट परमिनेट वाली प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसमें टर्मिनेशन का भी ऑप्शन है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आईवी इंजेक्शन है वो पेशेंट तो लगा नहीं सकता, और जब एक्यूट एमआई होगा तो वो कोई हॉस्पिटल में ही आए ये ज़रूरी नहीं है। तो पेशेंट को
सबलिंगुअल इसलिए देते हैं, सबलिंगुअल में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पेशेंट खुद उस दवाई को ले सकता है, जीभ के नीचे तो दबा सकता है, तो इसलिए इसको किससे देते हैं, इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पेशेंट स्वयं ले सकता है, यानी किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो स्वयं ले सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में कुछ बातें। बायोएबिलिटी के बारे में फिर से दोबारा क्या बताऊँ मैं आपको, बायोएबिलिटी अपन ने बता भी दी है, जब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है जिस ड्रग्स का, उसकी बायोएबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और जो आईवी रूट से देते हैं उनकी 100% बायोएबिलिटी होती है, और जिन ड्रग्स का फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उनकी बायोएबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है, और जिन ड्रग्स का फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म कम होता है उनकी बायोएबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। फिर है अपने पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व है, द अंडर द कर्व ऑफ आईवी, मतलब कि आईवी जो ड्रग्स दिए उसका इफेक्ट देखते हैं अपन, वो है, और जो ओरल देते हैं अंडर द कर्व, ओरल जो ड्रग्स दी है उसके बारे में उसका ग्राफ है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपन टाइम के बीच में ये ग्राफ होता है, ओरल वाला ऊपर और आईवी वाला नीचे इंटू 100। फिर अपन देखते हैं बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस जैसे कि किसी पेशेंट को आपने क्या दी, एस्प्रिन दी, क्या दी, एस्प्रिन दी, किसी पेशेंट को एस्प्रिन देते हो आप 50, मान लीजिए 500 mg दे दिया आपने, और ये डिस्प्रिन और इकोस्प्रिन ये दोनों एस्प्रिन की क्या है, ब्रांड हैं, ये अगर आप 100 mg देते हो तो इफेक्ट अच्छा आ रहा है, अगर ये इसके सिमिलर है यानी कि 95% तक क्या है, सिमिलर है, तो क्या ये बायो इक्विवेलेंस है, ये बायो इक्विवेलेंस हो सकती हैं। बायो इक्विवेलेंस किसे कहेंगे, जो 20% तक क्या हो, मेल जोल खाता हो इनका ये आंकड़ा, तो उसे कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस एक ड्रग की दो ब्रांड होती है उनके बीच में जो इनकी जो मात्रा है उसमें 20% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, ठीक है। लेकिन एक अपने पास एक ऐसी ड्रग्स भी है, कौन सी ड्रग्स है वो है फिनेटोइन। कौन सी, फिनेटोइन। इसमें वाई नहीं है ना, फिनेटोइन। फिनेटोइन की भी दो ब्रांड आती हैं, एक का नाम तो होता है क्या, डाई, डाइलेंटिन, और एक होती है इपोटीन, इपोटीन। तो ये दो ब्रांड आती हैं फिनेटोइन की, क्या आती है, दो ब्रांड आती हैं फिनेटोइन की। मान लीजिए उस पेशेंट को डॉक्टर ने क्या दिया, फिनेटोइन दिया, और फिनेटोइन भी कौन सी ब्रांड की दी, डाई लेंटिन नाम की जो ब्रांड थी उसकी ड्रग्स दी उसने। अब पेशेंट किसी मेडिकल वाले के पास गया और बोला भैया ये दवाई दे दो, उस मेडिकल वाले ने कहा भैया ये दवाई तो नहीं है, इस ब्रांड की नहीं है, लेकिन इपोटीन ले लो आप, सेम ही है, देखो सोल्ट भी देख लो इसके अंदर, लेकिन इसमें इपोटीन अगर आप पेशेंट ने ले ली तो उसको क्या हो जाएंगी, सीजर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सीजर आ जाएंगी, 4-5 दिन बाद में उसको सीजर आ जाएंगी। तो फिनेटोइन में अगर आप ब्रांड चेंज करते हैं तो उसमें डॉक्टर से सलाह लेकर ही क्या करनी है, ब्रांड चेंज करनी है। फिनेटोइन में अगर आपने बिना डॉक्टर के आपने अगर ब्रांड चेंज कर ली तो क्या हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको इपोटीन लेनी है तो वो डॉक्टर से आप उसकी क्या करवा सकते हो, डोज एडजस्टमेंट करवा सकते हो, वो आपको लिख के दे देंगे। इपोटीन ब्रांड की भी ले सकते हो, अगर डायलिटिन की लेना चाहते हो तो इसकी भी ले सकते हो, लेकिन डोज एडजस्टमेंट करवाना पड़ता है।
तो ये था अपना पहला पार्ट, एब्जॉर्प्शन हो गया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा और फिर एक्सक्रीशन होगा। इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। एब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है अपन देख लिया है। ड्रग्स है वो ट्रीटमेंट करने में भी काम आती है, और क्या प्रिवेंशन में भी, और फिजियोलॉजिकल चेंज, फंक्शन और पैथोलॉजिकल स्टेट है उसमें भी काम में आती है ना। और फिर ड्रग्स में अपन क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स है उसमें क्या पढ़ते हैं, बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया, और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, वो ड्रग्स ने बॉडी पे क्या किया। फिर अपन क्या पढ़ते हैं, कुछ रूट पढ़ते हैं, लोकल, सिस्टमिक। जो लोकल होती है वो स्किन पे लगा लेते हैं अपन, ट्यूब वगैरह आती हैं, आई ड्रॉप होती हैं, ईयर ड्रॉप होती हैं, ये सब क्या होती है, लोकल रूट से लेते हैं। सिस्टमिक रूट होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, एंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल है वो आप ऊपर से ले सकते हो ओरली, रेक्टल, ये दो रूट होते हैं। फिर एंट्रल में, पेरेंट्रल में इंजेक्शन और नॉन इंजेक्शन दो रूट होते हैं। इंजेक्शन जैसे कि सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर और आईवी। और फिर अपना जो नॉन इंजेक्शन वाले होते हैं वो सबलिंगुअल है, ट्रांसडर्मल पेच हैं, नेजल्स द्वारा ले सकते हो, इनहेलेशन द्वारा साल्ब्यूटामोल, जो पंप आपने खींचते हुए देखा होगा पेशेंटों को। फिर अपन पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन है उसके लिए क्या होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। एसिडिक ड्रग्स ले रहे हो तो एसिडिक माध्यम में वो क्या होगी, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो वो स्टोमक में एसिडिक है तो एसिडिक दवाइयाँ होती हैं वो स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो बेसिक होती हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कोई भी ड्रग्स हो वो किस में एब्जॉर्ब होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी, क्योंकि उसका एरिया भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया, और टाइम, लंबे टाइम तक वहाँ पे ड्रग्स रहती है, इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और दवाई है उसका नॉन आयोनाइज होना ज़रूरी है। आयोनाइज हो जाएगी तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगी। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, और जो अपनी लिपिड सोल्यूबल होती है वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाती है। और फिर अपन ने पढ़ा था बायोएबिलिटी के बारे में। बायोएबिलिटी में क्या होता है, जिनका फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा होता है उनकी बायोएबिलिटी कम होती है, और जिनका अब्जॉर्प्शन भी कम होता है उनकी भी बायोएबिलिटी क्या होती है, कम होती है। जिनका ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा उनकी क्या होगी, ज़्यादा बायोएबिलिटी होगी। तो आईवी रूट की है वो 100% बायोएबिलिटी होती है। और फिर बायोइक्विलेंस देखा था, उसमें एक ही सॉल्ट होता है, उसकी कई ब्रांड्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ा था। लास्ट में फिनेटोइन पढ़ा है, इसकी 2 ब्रांड होती हैं लेकिन इसकी डोज एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है। फिर अपन ने पढ़ा था अंडर द कर्व सरफेस एरिया आईवी, और ओरल वाला वो पढ़ा था अपन ने ग्राफ। ठीक है, तो ये था अपना पहला पार्ट जनरल फार्माकोलॉजी में एब्जॉर्प्शन।